अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ के ख़ास मुलाकात इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ शख्सियात का तारुफ़ करवाते हैं और उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक मख़सूस शख्सियत मौजूद है, जिनका हम आज आपसे मुलाकात कराएँगे और उनसे बात करेंगे, और इनका ताल्लुक़ लॉ एंड जुडिशरी के शोबे से आता है। एडवोकेट अब्दुल हक साहब से हम आज मुलाकात आपकी कराने जा रहे हैं। इनका एजुकेशन ILS कॉलेज पूना से हुआ है, जिन्होंने 2025 में हाल ही में अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और इनकी जो इंटर्नशिप रही है वो सुप्रीम कोर्ट में रही है, और मुंबई हाई कोर्ट में भी उन्होंने इंटर्नशिप की है। और इसी तरह से इन्होंने पूना का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे भी उनकी प्रैक्टिस रही है, और फ़िलहाल अभी नांदेड़ में वो शिफ्ट हो चुके हैं। नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और औरंगाबाद के हाई कोर्ट में, वहाँ पर ये जो है सो अभी फ़िलहाल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ आपको मालूमात देते हैं, और क़ानून से मुतालिक कुछ जो अहम मौज़ूआत है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। तो एडवोकेट अब्दुल हक साहब, MCN उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त हमको दिया है। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ़ हमारे नाज़रीन को करवाना चाहते हैं। आप मुकम्मल तौर पर किस तरह से आप इस फील्ड से जुड़े और क्या कुछ बोलना चाहते हैं? MCN न्यूज़ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। एज़ अ यंग लॉयर, बहुत कम लोगों को, यंग लॉयर्स को आप एक कैपेबल मानते हो कि आप कुछ बोल सकते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम अब्दुल हक है और मैं ILS लॉ कॉलेज पुणे से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और उस दौरान मैंने इंटर्नशिप की है सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी जो है मेरा ग्रेजुएशन हो गया है 2025 में, और मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल प्रैक्टिस करता हूँ। जी, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। तो अब्दुल हक साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप बहुत से फील्ड्स है जनरली जिसमें आप करियर बना सकते थे, उन तमाम को छोड़कर आपको ऐसा क्यों लगा कि लॉ और जुडिशरी एक शोबा ऐसा है जिसमें अपना करियर बनाना चाहिए, या किस तरह से मोटिवेशन आपको मिला और किस तरह से ये फील्ड आपने सेलेक्ट की? आपने पूछा, बहुत प्यारा सवाल है। इसका जवाब जो है 2019 में जाना होगा हमें। 2019 में जो है NRC और CAA के प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस दौरान क्या हो गया, मैं भी प्रोटेस्ट में था। मैं 12th में था, जब 12th नीट का एस्पिरेंट था, मैं नीट दे रहा था। तो उस प्रोटेस्ट के दौरान हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक दफ़ा क्या हो गया, प्रोटेस्ट साइट पर एक ओल्ड एज पर्सन, एक ओल्ड एज आदमी जो है मुझे अप्रोच किए। विथ उनके साथ बैग था, वाइट शर्ट और खाकी कलर की उनकी पैंट वगैरह थी। वो मुझे अप्रोच किए। उनके पास CA का बेर एक्ट था, एक्ट उनके पास CA का जो कानून था, जब CA नहीं था, जब कैब था, बिल था, तो कानून नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे वो मेरे हाथ में दिया कि इसे बताओ, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो किस, मतलब इसमें क्या जो तुमको गलत लगा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो मैं साइंस के फील्ड से था और मुझे कुछ पता नहीं कि भाई अब किस लिए प्रोटेस्ट आ रहे हैं। हम जैसे हम दूसरों को बोलते हैं अंधभक्त, मैं भी वैसे, जैसे बड़ों ने बोला चलो प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट में आ गए। कुछ पता ही नहीं कि किसका प्रोटेस्ट कर रहे, क्या कर रहे। तो जब उन्होंने दिया, आई वॉज स्पीचलेस। तो मुझे बोलने की कुछ नहीं था कि भाई हम किस लिए आए, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मेरे पास ज़ीरो वर्ड ही नहीं था। तो मैंने बोला उनको, इतना मेरा जवाब यही था कि एकदम जो क्लासिक लोग बोलते हैं, जिसको जो इलिटरेट बोलेंगे क्लासिक के, मैंने बोला कि बड़े कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा उसमें, इसलिए लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, बस इतना था। और उस दिन से फिर मुझे वो हुआ कि अब लोगों को हम बोलते हैं लोग इलिटरेट ऐसे वैसे, हमको खुद नहीं पता कि अब क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो उस टाइम से मुझे फिर एक वो था कि भाई नीट वीट नहीं करना, मुझे एक तो जर्नलिज्म करना है या फिर लॉ करना है। तो हुआ ऐसे कि लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में हमने फॉर्म भरा MSCT का, क्लैट का, और क्लैट तो हुआ नहीं, खैर MSCT में हमने एग्ज़ाम दे दिया। 6 महीने में पढ़ाई की, और एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह ILS लॉ कॉलेज, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, उसमें हमारा एडमिशन हो गया। 5 साल की यही रही। और लॉ चुनने का ये था कि मकसद कि भाई लॉ एक ऐसी फील्ड है कि आप, मतलब आप हर चीज़ के उसमें मास्टर हो सकते, मतलब यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। लॉ में ऐसा है कि आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को सिर्फ उसकी मेडिकल बायोलॉजी का मालूम होना ज़रूरत है। लॉयर को नहीं, लॉयर को डेथ हो गई तो डेथ की बॉडी कितनी देर के बाद सड़ती है, अगर जल के मर गया कोई तो बर्न कैसे होते हैं, ये सब पोस्टमार्टम, ये सब को बायोलॉजी मालूम होनी चाहिए, तो वो लॉयर बनता है। फिर फॉर एग्जांपल आप IPR देख लो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं उसको, एक न्यू फील्ड है।
तो उसमें भी आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि एक ट्रेडमार्क है, अगर कोई कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करना है, कोई कंपनी का ट्रेडमार्क बनाना कैसे, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको लॉ में हर चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ लॉयर। अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई आप समझिए कोई फॉरेनर है, कोई फॉरेन एक्सचेंज करता है, कोई मतलब कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एयरटेल है, एयरटेल का बिजनेस है फॉरेन में, तो आपको वो भी नॉलेज होना चाहिए कि एयरटेल का बिजनेस कैसे चलता है, फॉरेन में कैसे चलता है, उसके क्या लॉज है। तो इन लॉ यू हैव टू नो एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो यही इसलिए लॉ लिया है। तो इस तरह से हम अब्दुल हक साहब ने हमको बताया कि किस लिए उन्होंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया। वाकई एक बड़ा मोमेंट एनआरसी सीए को लेकर चला था और उसी दौरान इनके जहन में ख्याल आया और आज वो एक वकील के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। तो जैसा कि वकील साहब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा एक बेसिक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आम तौर पर ऐसा होता है कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वो अपने कुछ मसलों को लेकर उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए या कुछ हादसा हो जाए, कोई वाक़या पेश आ जाए, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो आमतौर पर उनकी शिकायत ली नहीं जाती, कुछ सियासी वजूहत हो सकती है या कुछ और मसाइल भी उसमें हो सकते हैं। तो उस सूरत में एक आम भारत का नागरिक अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है कि मैं क्या करूं, पुलिस स्टेशन में ना एफआईआर दर्ज होना, ये उनका बेसिक राइट्स है। तो ऐसी सिचुएशन में क़ानून के तौर पर उसमें क्या और कुछ ऑप्शन बचते हैं इस ऐसे बंदे पर जो एफआईआर दर्ज करना चाहता है और पुलिस स्टेशन उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इस सिलसिले में क्या होना? देखिए, ये बात समझने के लिए सबसे पहले हमें इस किताब को पढ़ना होगा। ये है बाबा साहेब का दिया हुआ आइन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आप अगर आर्टिकल 14 देखेंगे तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि मतलब अगर इस देश का एक गाड़ा ढकने वाला और इस देश का प्रधानमंत्री, लॉ की नज़रों में सब इक्वल है। लॉ किसी को भेदभाव नहीं करता है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है तो इनको अलग लॉ लगेगा और ये आम आदमी है तो इसको अलग लग, नहीं, सब एक इक्वल है। दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, बस राइट टू लाइफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार मर्तबा क्या है कि राइट टू लाइफ इज़ नॉट ओनली जस्ट राइट टू लिव लाइक एनिमल। राइट टू लाइफ यानी कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि आप आपकी इज़्ज़त के साथ, आपके वक़ार के साथ जिएँ। एक आम आदमी को भी उसकी इज़्ज़त और उसकी वक़ार का प्रोटेक्शन है, ये किताब करती है। तो आपने जान लिया आपके राइट्स क्या हैं 14 और 21 में। मोस्टली आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब राइट और ड्यूटीज़ पता चल जाएंगी, पर 14 और 21 में ये है कि इक्वलिटी। अब क्या होता है, अक्सर कई दफ़ा आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया, मान लीजिए कोई सीरियस ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लीलावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है कि मान लीजिए कि आपको किसी ने बुरी तरह से पीट दिया और आपका खून निकल गया, तो ये पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है कि वो फाइल करें, एफआईआर करें, नहीं करें, वो मैंडेटरी है। ये पुलिस की ड्यूटी है, करना ही करना है। अगर पुलिस नहीं करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जाते हैं पुलिस के पास, आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी सीरियस ऑफेंस हो गया, और आप पुलिस को बोलते हैं कि हमको इस आदमी ने पीटा। तो पुलिस का जो बेसिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, तू कशाला गेले होते हो तिथे, तू छूंगा आरोपी, तूच अक्यूज लग रहा, इथे बस, आता रायटर नाही, PI साहेब राऊंडला गेले, उद्या ये आमची ज्युरिडिक्शन नाही। तो ये पुलिस का बेसिक रिएक्शन होता है कि आपको डरा दे या फिर आप का एफआईआर करने से वो हो जाए। तो मसला ये है कि ये जो भी पुलिस बोलती है ये सब इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि लीलावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि पुलिस को मैंडेटरी है रजिस्टर करना। वो अक्यूज़ है, आरोपी है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पुलिस इज़ नॉट द कोर्ट, पुलिस इज़ जस्ट अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पुलिस का काम ये है कि आपके पास कोई ऑफेंस हुआ, आपके पास कोई आया और कोई ऑफेंस बोल रहा है, तो आपको उसको लिख के लेना है, आपको रजिस्टर करना है और आपको उसकी तफसील करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर जाके कोर्ट को देना है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये सच में हुआ है, नहीं हुआ है। आप कोर्ट नहीं है। तो ये सबसे पहले आप दिमाग में डाल लें कि एज अ कॉमन मैन आपके पास क्या राइट है। तो आपको जाना है वहाँ पर पुलिस स्टेशन, आपकी फरियाद नहीं ली गई, इन केस आपकी फरियाद नहीं ली गई तो आपको वहाँ पर बहस नहीं करना है। बी रिस्पेक्टफुल टू द पुलिस। अगर वो आपसे बदतमीज़ करते हैं, आपके पास भी रेमेडी है, लॉ कहता है आपके पास वो भी रेमेडी। तो आप गए पुलिस स्टेशन, आपसे आपकी फरियाद नहीं लेगी, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, ओके सर, बाहर आइए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसमें आपके साथ टाइम जो हुआ है आपके साथ ऑफेंस वो लिख कर लिखा लिए और रिटर्न में ले लीजिए। और आपके साथ जिसने भी बदतमीज़ी की है, आर्टिकल 21 बोलता है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। डिग्निटी मतलब आपका इज़्ज़त, आपके औक़ार, कोई आपको गाली नहीं दे सकता, कोई आपको बिला वजह रूडली बात नहीं कर सकता। तो आपका 21 भी आपका वायलेट हो रहा है इधर, तो आप भी वो भी लिख के निकालिए कि लिखिए कि
किस पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की, क्या बात से क्या कहा, उसका नाम क्या, सब लिखिए। और वो रिटर्न हो गया। अगर आपको अर्जेंसी है तो डायरेक्ट एसपी साहब का अपॉइंटमेंट लीजिए, जाके बताइए, आपका रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, रिसीव ले लीजिए। या फिर आपको अगर अर्जेंसी नहीं है तो आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, आप उसकी रिसीव रख लीजिए। फिर 10 दिन के बाद फॉलोअप लीजिए कि हमने ये कंप्लेंट दी थी और इसमें क्या हुआ ये बताइए। अगर एसपी ऑफिस भी उसमें एक्शन नहीं लेता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप आरटीआई डालें, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर बोले, पूछें कि हमने ये इस दिन कंप्लेंट दी थी इस नाम से, उसमें क्या आपने एक्शन लिया, उनको देना पड़ेगा आरटीआई। फिर अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं होता तो कोर्ट है, कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे अमीर हो, या फिर कोई देश का प्रधानमंत्री हो, कोर्ट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर 175(3) ऑफ BNS न्यू एक्ट के प्राइवेट कंप्लेन। आप प्राइवेट कंप्लेन में बोलेंगे कि ये हमारे साथ, तो आप एक लॉयर को, कोई भी लॉयर, अच्छे लॉयर को हायर करिए और वो आपको प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर दे। कोर्ट खुद फिर डायरेक्शन देगा, अगर आपकी कंप्लेन सही है, अगर आपके जेन्यून है तो कोर्ट खुद से डायरेक्शन देगा कि इसमें एफआईआर हो, फिर एफआईआर होगी, फिर प्रोसिक्यूशन चलेगा। तो यही है, डरने और पुलिस से डरने की या फिर कोई सरकारी अधिकारी से डरने और घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, अगर आप कानून को मानते हो और कानून का जो पालन करते हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास रेमेडीज़ है, आपके पास राइट्स है, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको खुद के राइट्स मालूम करने पड़ेंगे, आपके पास क्या रेमेडी ये मालूम करने पड़ेंगे। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जैसे आपके पास फैमिली डॉक्टर होता है तो एक फैमिली लॉयर भी रखिए जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखे या फिर आपका जो भी लीगल काम है वो देखे, तो आपकी ज़िंदगी भी स्मूथली चलेगी। तो जनरली जैसा कि आपने बोले कोर्ट के ज़रिए भी एफआईआर होता है, तो जहाँ तक हम इस तरह के कुछ केसेस की बात करेंगे तो क्या ऐसे कुछ सैंपल्स है कि जो पुलिस के ज़रिए एफआईआर नहीं हुआ लेकिन कोर्ट के ज़रिए और बाद में वो मामला वाकई आगे बढ़ा और उसमें आरोपियों की सज़ा हुई और जो गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान थे कहीं ना कहीं उनको भी कोर्ट के ज़रिए से फटकार पड़ी? जी, बहुत से केसेस हैं। जैसे कि अब अभी मैंने जो कहा स्टेट वर्सेस ललिता कुमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बोला था कि आप एफआईआर करिए। आप पुलिस को कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे एफआईआर करने के। तो होता है 80% में, 80 ऑफ द केसेस में, 80% ऑफ द केसेस में जो है एफआईआर होती है। ऐसे नहीं कि एफआईआर नहीं होती है, ये एक्सेप्शन ही है इसीलिए कि अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट उनको फिर फटकार लगाकर उनको काम करने का उनको तरीका बताएगा। जी, तो ये तो एफआईआर से रिलेटेड सवाल था जिसका काफ़ी तफसीली जवाब एडवोकेट अब्दुल हक साहब ने दिया है। एक सवाल जो करंट इश्यूज चल रहा है एसआईआर को लेकर के हम उनसे करना चाहते हैं कि एसआईआर बेसिकली किस तरह की एक्टिविटीज़ है, क्या कुछ सरगर्मी गवर्नमेंट करना चाह रही है, इसका पर्पस क्या है और इसको लेकर लोगों के दिलों में जो जहनों में जो डर है वो किस टाइप का डर है और क्या वाकई ये डरने जैसी चीज़ है या लीगल लेवल पे इस पूरे मसले को कैसा देखा जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एसआईआर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो अब ईसीआई का ये कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि एसआईआर 2002 में भी हुआ था। मतलब एसआईआर होता क्यों है ये पहले हम जान लेते हैं कि एसआईआर इज़ अ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है कि वोटर्स जो हैं, जो मर गए हैं या फिर कोई माइग्रेट कर गया है, कोई दूसरे सिटी में चले गया, दूसरे स्टेट में चले गया, दूसरे कंट्री में चले गया, फिर भी उनका नाम है, तो नाम हटाने का इंटेंसिव जो है, एकदम क्या बोलेंगे उसको, इंटेंसिव एक्सरसाइज है कि एकदम बारीकी से देखकर उनके नाम हटाए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो भी मर गए हैं, अब फॉर एग्जांपल नांदेड़ में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए, आप कई लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो मर गए उनका फिर भी नाम आए इलेक्शन यादी में, तो वो हटाने के लिए ईसीआई का कहना है कि हम एसआईआर ले रहे हैं। तो एसआईआर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है। तो अब इसमें आप होता क्या है, अब बिहार में हो गया, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, शायद एमपी में भी हो गया, मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र में शायद उन्होंने दिया नोटिफिकेशन, अप्रैल में कुछ होने वाला है, अप्रैल में होने वाला। तो अब वो, मैंने तो बात किया अधिकारी से, तो उनके पास अभी क्लियर गाइडलाइन नहीं है, पर मेरी टीम से जो बात किया मैंने, जो बिहार में और मध्य प्रदेश में जो काम करते हैं हमारे साथ वाले लॉयर्स, उनसे मैंने रब्ता किया और एक्सपीरियंस लिया उनका। तो उनका कहना ये है कि बीएलओज जो हैं, हर एरिया वाइज बीएलओज अपॉइंट होंगे और वो सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में आपको ये डॉक्यूमेंट देंगे। आप थोड़ा अगर इसको वो कर देंगे, जूम कर देंगे, ऐसा डॉक्यूमेंट होगा। हाँ, ये फॉर्म जो है इनरिम्यूरेशन फॉर्म है, ये जो है आपको बीएलओज आकर देंगे। अभी महाराष्ट्र में शायद चेंज हो सकता है क्योंकि अभी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई ईसीआई की। ये जो है बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसा फॉर्म बांटा गया। तो बीएलओ जो है ये फॉर्म आके आपको देंगे और आपको क्या करना होगा, 2003 और 2002 की जो यादी है उसमें आप सबसे पहले तो ये आप फॉर्म देख लीजिए। यहाँ पर होगा आपका नाम, इलेक्टर नेम यहाँ पर होगा और सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर क्यूआर कोड होगा, वो लोग स्कैन करेंगे, पहले से ही आएगा।
और यहाँ पर जो है ओल्ड प्रिंटेड फोटो होगी, आपकी जो इलेक्शन यादी में फोटो आएगी ना, वो यहाँ पर पेस्टेड होगी और आपको न्यू फोटो यहाँ पर लगाना होगा। अब ये जो है ये महाराष्ट्र में डिट्टो कॉपी आएगा ये मैं नहीं बोल रहा, पर ये बिहार में और एमपी में ऐसा था, तो आपको फॉर एग्जांपल के लिए, सैंपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। तो आपको आपके डिटेल्स, नाम, आधार कार्ड वगैरह वगैरह ये हम भरना हो। अब यहाँ पर जो है ये जो कॉलम है, ये कॉलम है रिलेटिव कॉलम। मतलब आपके जो 2002 का जो पोलिंग शीट है उसमें आपके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से मुराद ये है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका नाम है क्या, मतलब आपके दादा दादी, नाना नानी या वालिद वालदा, उनका नाम उसमें है क्या। अगर उसका नाम है तो उसमें उनका नाम यहाँ पर लिख दें। आपका क्या रिलेशन है, यहाँ पर रिलेटिव नेम, रिलेशन क्या है, आपका ग्रैंडफादर है, फादर है, मदर है, यहाँ पर लिख लें। तो ये हो गया लिंकेज। फिर उनका एपिक नंबर आएगा यहाँ पर, एपिक नंबर, फिर बाकी कई डिटेल्स है ये भर दें। ये भरने के बाद क्या होगा, बीएलओ वापस आपके घर पे आएंगे, ये फॉर्म लेकर जाएंगे और ये फॉर्म ऊपर सबमिट हो जाएगा ईसीआई को। फिर ईसीआई क्या करेगी, ये फेज होने के बाद वो लोग ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट लिस्ट में यह है कि कच्ची लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब लेमन लैंग्वेज में कच्ची लिस्ट। तो कच्ची लिस्ट में ये होगा कि समझो फॉर एग्जांपल आपके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उसमें नहीं थे, पोलिंग शीट में आपका नाम नहीं था पेरेंट्स का, तो आपने इसमें नहीं भरा, तो आपका नाम डिलीट हो जाएगा उसमें से। डिलीट होने के बाद आपको नोटिस आएगा ईआरओ की तरफ से कि आपका नाम डिलीट हो गया है, आप ये डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप आके आपकी सिटीजनशिप प्रूफ करिए। ये हो गया इलेक्शन कमीशन का काम। अब इलेक्शन कमीशन जो है आपकी सिटीजनशिप डिसाइड करेगी। आपको 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसमें 11 डॉक्यूमेंट में देखिए बहुत आर्बिट्री और वेग है, जैसे कि एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू अ रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। अब ये एक डॉक्यूमेंट मांगा है उन्होंने। दूसरा डॉक्यूमेंट एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट issued in India by the government, local authorities, bank, post office, LIC, PSUs prior to 1st of June 1987। ये एक डॉक्यूमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर ये दे सकते हैं पासपोर्ट हो गया आपका 10वीं 12वीं का सनद जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो, और कई अलग दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जब सबमिट करना हो, पर पहले फेज़ में जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं। तो आप घबराने के से, ये लोग डर के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने भाग रहे हैं, पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो अभी के लिए डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फेज़ में बस ये फॉर्म भरना है। आपको आपकी लिंक ढूंढनी है 2002-2003 की यादी में कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ नाम आया है क्या, वो लिंकेज करना है और फॉर्म सबमिट कर देना। जब डिलीट होगा आपका नाम, फिर आपको ईआरओ के पास आपका मैटर चलेगा, जो भी हियरिंग चलेगी या जैसे भी चलेगा, फिर आपको वहाँ पर प्रूफ करना होगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और यू आर इंडियन सिटीजन। एसआईआर को लेकर के जो कुछ मसले मसाइल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा था, जी जी, तो वहाँ से एक बड़ा राहत देने वाला फैसला ये है कि लोग स्पेलिंग के गलतियों को लेकर भी परेशान काफ़ी थे कि अगर किसी के वालिद के नाम में कुछ ई और आई का मसला है या इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको कंसीडर ना किया जाए, उसको एक मतलब उसको करेक्शन कर लिया जाए, माइनर मिस्टेक्स अगर किसी के। तो इस हवाले से क्या बोलना? हाँ, तो वही हमने बिहार के विषय से ही बात की और एमपी में भी बात की। तो जो समझ लीजिए मेरा नाम शेख अब्दुल हक है और मेरे फादर का नाम शेख मोहम्मद फारूक है। अब क्या हो जाएगा, 2002 के वैदी में मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद फारूक आया, शेख नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये माइनर मिस्टेक है और ये इसमें कैसे है, बहुत 80% ऑफ द कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन सही से नाम नहीं है। तो इसको कंसिडर करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप माइनर मिस्टेक को उतना बारीकी से ना देखें और प्रोसीड करें आगे। और अगर ज़्यादा ही अगर डिस्क्रिपेंसी आती है नाम में तो एफिडेविट लगा सकते हैं आप, वो आगे की बात है। जब अगर आप डिलीट हो गया, आपका ड्राफ्ट में नहीं आया नाम, तो आपको फिर एआरओ नोटिस देगा कि आपके नाम की वजह से डिलीट हुआ या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था या लिंकेज नहीं था, इसके लिए डिलीट हुआ। तो आपको जब अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होगा एआरओ पर। नाजरीन, ये थे एडवोकेट अब्दुल हक साहब जो हमसे बात कर रहे थे। जैसा कि काफ़ी अहम बातें उन्होंने हमको बताई, एसआईआर को लेकर भी बताया, और एफआईआर अगर दाखिल नहीं होती है पुलिस स्टेशन में तो तब क्या एक आम नागरिक के पास इख्तियारात रहते, वो सारी बातें उन्होंने बताई। यकीनन हमको काफ़ी अहम बातें उनके ज़रिए से मालूम हुई है, और उनका नॉलेज और उनका यंग एज में इस तरह से इस उभरती हुई फील्ड में आगे बढ़ना यकीनन काफ़ी बिग अचीवमेंट है उनके लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उनका करियर इसी तरह आगे रोशन हो और वो बड़े बड़े इस तरह से जो मैटर्स है, लीगल मैटर्स, उनमें भी जो सो इन्वॉल्व हो के उस लोगों को हक़ और इंसाफ दिलाने का काम करे। आज के लिए बस इतना ही। अगले मुलाकात में हम इंशाल्लाह किसी और शख्सियत से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। हैदर अली कैमरामैन के साथ मैं ज़मीर अहमद ख़ान, MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर।
नांदेड़ से। नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।